गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, आपको बाय पीडीएफ जो है सारे टॉपिक्स मोस्ट ऑफ क्लियर कर दिए गए थे, लेकिन फिर भी आपको एक बार और जो है ये थोड़ा वीडियो के माध्यम से जो आपके बड़े बड़े टॉपिक्स हैं ग्रामर के, वो मैं एक बार आपको और समझा देती हूँ, जिससे कुछ बच्चों को जो थोड़ा बहुत इशू है या फिर जो समझ में नहीं आया है वो इसकी हेल्प से आप समझ सकते हो। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम टेंस के बारे में जानेंगे। टेंस, जैसा कि अभी आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, टेंस का मतलब ही होता है काल। काल का मतलब है एक प्रकार से समय, कि समय कौन कौन सा है, काल चक्र जिसे हम कहते हैं, जो काल है वही टेंस कहलाता है। तो जैसा आप देख रहे हैं, आपके पास आपके सारे नोट्स भी हैं, तो ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं इसे समझने में। तो देखिए, टाइम और टेंस दोनों ऐसे शब्द हैं जिनमें संबंध होते हुए भी अंतर है। टाइम यानी समय, टेंस यानी काल। दिन में जो टाइम है, जो आपका टेंस यानी जो काल है, टाइम यानी समय। अब समय में और जो आपका काल है, इसमें ये एक जैसे शब्द है, लेकिन फिर भी इनमें अंतर है। अंतर कैसा है? समय तो कई प्रकार का हो सकता है, आने वाला समय, अभी का वर्तमान का समय या गुजरा हुआ समय, उसी के आधार पर काल का निर्धारण होता है। इसीलिए कहा गया है कि इनमें संबंध होते हुए भी अंतर है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं टेंस की परिभाषा। तो कार्य के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। कि जो वर्ब में जो काम कर रही है या कार्य के अनुसार जो वर्ब यूज़ की जा रही है, उससे उसमें जो परिवर्तन है वो टेंस के अनुसार ही होता है। यानी कि आपका काम यदि अभी प्रेजेंट में हुआ है तो आप प्रेजेंट टेंस की जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, उसका यूज़ करेंगे। अगर वो गुजरे हुए समय में यानी कि पास्ट में हो गया है तो वैसी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। और आने वाले समय के लिए कोई चीज़ तैयार की जा रही है तो उसमें फ्यूचर टेंस की वर्ब्स यूज़ होगी। अब हम देखें काइंड्स ऑफ टेंस। तो टेंस को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। जो है आपका प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल जो अभी चल रहा है। पास्ट यानी कि भूतकाल जो गुजर गया। फ्यूचर यानी आने वाला समय। अब इसको हमने और अच्छी तरीके से आपके सामने डिफाइन किया है। प्रेजेंट टेंस, इस टेंस का प्रयोग वर्तमान समय में होने वाले कार्य, वर्तमान समय के आपके अंदर की कोई आदत या सामान्य अथवा कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसे शाश्वत सत्य कहते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ लाइक एज ए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, हम आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, ये शाश्वत सत्य है। तो ऐसी चीज़ों को बताने के लिए प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ किया जाता है। आपको एग्जाम्पल भी आपको भेज दिए थे, जैसे कि ही प्ले, वह खेलता है। और सबसे बड़ी चीज़, प्रेजेंट टेंस की सामान्य रूप से जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि ता ती ते प्रेजेंट को दर्शाते हैं, था थी थे पास्ट को दर्शाते हैं, और गा गी गे शब्द जो हैं वो आने वाले समय यानी कि फ्यूचर को दर्शाते हैं। तो यहाँ आपको ऐसे ही एग्जाम्पल दिया गया है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सूरज जो है वो ईस्ट से निकलता है। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है जो कभी नहीं बदलता। जो कभी नहीं बदलता उसी को यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है। अब अगला आपका आता है पास्ट टेंस। तो देखिए, पास्ट टेंस, इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना गुजरे हुए समय यानी कि भूतकाल में पाया जाता है। ऐसे वाक्यों के अंत में आ, या, ई, यो, ताथा, तीथे और तेथे इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे कि आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा था वॉज वर। ठीक है। अगला है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर यानी कि आने वाला समय, भविष्य। जब किसी कार्य के आने वाले समय में होने का पता चले तो वहां पर फ्यूचर टेंस होता है। इस शब्द के वाक्यों के अंत में गा गी गे शब्द आते हैं। एज एग्जाम्पल, आई शैल राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखूंगा, गा शब्द इसमें पीछे आया है। तो ये तो सामान्य सा इंट्रोडक्शन था जो आपको बताया। अब हम जो है थोड़ा सा, अब जब टेंस पढ़ते हैं तो टेंस सबसे, ग्रामर आपको तब आराम से समझ में आती है अगर आपको 2-3 टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए, जिसकी कहते हैं कि सबसे बड़ी नींव होती है टेंस का समझ जाना। तो अब टेंस के जो मुख्य पार्ट थे आपके, मतलब जो भाग थे, वो आपने पढ़ लिए। काइंड्स ऑफ टेंस आपने पढ़ लिए।
प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन इतनी सी नॉलेज से हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें टेंस को बहुत डीपली पढ़ना होता है, क्योंकि प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। एवरी टेंस हैज़ बीन डिवाइडेड ऑफ 4 पार्ट्स एंड नेम इज इंडेफिनिट और सिंपल, कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। कि टेंस में वर्ब को अलग अलग अवस्थाओं में व्यक्त करने के लिए टेंस को 4 भागों में बांटा जाता है, जो है आप साधारण शब्दों में हम आराम से याद कर सके। डिफ़िकल्ट जो लैंग्वेज है वो हम नहीं यूज़ करेंगे, तो हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं सिंपल टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब ये प्रत्येक टेंस के आगे जुड़ जाएगा, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूड। और ऐसे ही फ्यूचर के साथ हो जाएगा, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो कुल मिलाकर टेंस के 12 भाग होते हैं, क्योंकि 3 तो आपके टेंस हैं और प्रत्येक टेंस के 4 भाग यानी कि 12 भेद हो गए। तो ये तो आपकी नॉर्मल जानकारी है जो आपने टेंस के बारे में जानी। अब हम जो है अपने टेंस पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रेजेंट टेंस से। तो देखिए प्रेजेंट टेंस की आपने नॉर्मल जानकारी आप जान चुके थे कि वर्तमान समय में कार्य का होना पाया जाता है। अब हम इसका पहला पार्ट पढ़ते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। वर्तमान समय के कार्य को, आदत को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं। अब हमारे आते हैं कि एक टेंस में वाक्य को कितने प्रकार से लिखा जाता है। तो अब यहाँ देखिए, आपने कोई सेंटेंस जब आप बोलेंगे तो आप उसे कितने प्रकार से बोल सकते हैं। एक होगा आपका अफर्मेटिव, एक है आपका नेगेटिव, फिर आता है आपका इंट्रोगेटिव, फिर आता है आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, फिर आता है आपका WH वर्ड। और आप चाहे तो उसे WH वर्ड प्लस नेगेटिव भी लिख सकते हैं, लेकिन ये तो मुख्य पार्ट आपके होते हैं। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। इसके पैटर्न देख लीजिए। अब आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, आपको जो PDF भेजे गए थे उसमें आपको एक टेबल भेजी गई थी। टेबल में आपके जितने भी ये पैटर्न हैं, वो पैटर्न के आधार पर जब तक आपको ये पैटर्न लर्न नहीं होंगे या जब तक आपको हेल्पिंग वर्ब की सही नॉलेज नहीं होगी कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, तब तक आप टेंस को समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपको वो टेबल लर्न करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक जो हेल्पिंग वर्ब आपके अफर्मेटिव में यूज़ होगी पूरे टेंस में, यानी कि प्रेजेंट का आपने, जैसे आप सिंपल पढ़ रहे हो तो आपने जो अफर्मेटिव में यूज़ किया है या अफर्मेटिव, इसका थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वरना मोस्ट ऑफ जो है आपके एक तो प्रेजेंट सिंपल की अफर्मेटिव में थोड़ा सा चेंजेस है और एक पास्ट सिंपल के में, वरना जो हेल्पिंग वर्ब आपकी स्टार्टिंग में यूज़ होती है वही आपकी लास्ट तक यूज़ होती है। तो देखिए प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव का आपका पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। MV का मतलब होता है मेन वर्ब, मतलब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट हो तो, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल पढ़ा था, ही प्लेज में आपके कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था, ही आपका सब्जेक्ट था, प्ले आपकी वर्ब थी। तो अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो किसके बाद आएगा, एन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आएगा। तो ये इसका पैटर्न है। जैसे कि आप देखिए, आई लर्न माई लेसन, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। आई इसमें क्या है, सब्जेक्ट, लर्न क्या हो गई आपकी, वर्ब हो गई और मेन वर्ब, और माई लेसन इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। सीता जो है आपका सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर पर्सन के साथ जो वर्ब है उसमें SEIS लगा होगा, और प्लूरल जो वर्ब होती है, आई हमेशा प्लूरल होती है, इसीलिए जो आपकी वर्ब होती है उसमें SEIS नहीं होगा। तो सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, सीता एक मधुर गीत गाती है। सीता आपका सब्जेक्ट है, सिंग्स यानी आपकी मेन वर्ब, अ स्वीट सॉन्ग जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ देखिए, प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब आपकी नेगेटिव से यूज़ की जाएगी, अफर्मेटिव में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है। अब देखिए आपके नेगेटिव का सेंटेंस, नेगेटिव का अर्थ होता है आपका नकारात्मक।
आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, इनके साथ डू हेल्पिंग वर्ब आएगी। एंड ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, इनके साथ डज हेल्पिंग वर्ब आएगी। एक एक चीज़ आपके लिए, छोटे छोटे पॉइंट जो हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको लिखकर इसीलिए पीडीएफ भेजा गया था, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा और इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा भी इसे आसानी से समझ सके। और 2 बार आपको इसके पीडीएफ इसीलिए भेजे गए थे, इंग्लिश टू इंग्लिश में भी भेजे गए थे और इंग्लिश टू हिंदी में भी भेजे गए हैं। और थर्ड टाइम आपको वीडियोस इसीलिए भेजे जा रहे हैं ताकि आपका जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, भले ही ऑनलाइन है, लेकिन आपका कोई भी टॉपिक जो है वो कमज़ोर ना रह जाए। तो देखिए, आपका नेगेटिव का पैटर्न देखेंगे आप, सब्जेक्ट प्लस डू डज जो हेल्पिंग वर्ब है, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में डू डज का यूज़ होता है, नेगेटिव है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, नेगेटिव है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। मेरी वर्डिंग पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए, आई डू नॉट लर्न माई लेसन, आपको ऊपर ही बता दिया कि डू किसके साथ आएगा और डस किसके साथ आएगा, इसीलिए कंफ्यूज होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई आपका सब्जेक्ट हो गया, डू आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट नेगेटिव सेंटेंस का मार्क हो गया, लर्न आपकी मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब हो चुकी है, और उसके बाद माई लेसन आपका ऑब्जेक्ट है, जैसा कि पैटर्न में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। अगला है, कविता डज नॉट राइट अ लेटर, कविता अपना पत्र नहीं लिखती है। इसमें कविता जो है वो सिंगुलर पर्सन है, इसीलिए जो आपका सिंगुलर पर्सन है उसके साथ डज का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, अर्थात ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से की जाती है। मतलब आपको साधारण शब्दों में समझाएं तो ये मान लीजिए कि राम और श्याम जो है, राम हमेशा रोजाना स्कूल जल्दी जाता है इसीलिए वो फर्स्ट बेंच पर बैठता है, लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नंबर आता है तो श्याम जल्दी स्कूल पहुंच गया और फर्स्ट बेंच पर वो बैठा है। तो यही चीज़ जो है वो आपके इंट्रोगेटिव में है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है। हमेशा तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लिखी जाती है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब है वह आपके सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है, जो आपके पास लिखा हुआ भी है कि हेल्पिंग प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है एवं सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। इसको आप पैटर्न भी देख लीजिए, डू डज हेल्पिंग वर्ब हमारी वही चल रही है, आपको बताया था कि सिर्फ अफर्मेटिव के अलावा आपकी जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो आपके सिर्फ जो सिंपल होते हैं उनके अलावा हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती है। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब है आपकी डू डज, फिर सब्जेक्ट आया है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर सेंटेंस इफ है, तो अगर कुछ वाक्य का कोई भाग बचा हुआ है तो वो लिखेंगे, वरना क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यहाँ जैसे कि आप देखिएगा, डज ही रीड अ बुक, डज क्या है हेल्पिंग वर्ब, ही क्या है सब्जेक्ट, रीड क्या है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अ बुक क्या है ऑब्जेक्ट, और पीछे क्या लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब क्या वह एक पुस्तक पढ़ता है। यहाँ आपसे क्या पूछा गया है, सवाल पूछा गया है, और हमने पार्ट कौन सा पढ़ा है, प्रश्नवाचक यानी कि सवाल पूछने वाला ही टेंस का पार्ट हमने पढ़ा है। अगला देखिए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब यहाँ पर सेंटेंस इंट्रोगेटिव तो है ही, सवाल तो पूछा ही जाएगा, लेकिन उसमें नकारात्मक का भाव आता है, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, अर्थात यह वाक्य भी इंट्रोगेटिव के समान ही बनते हैं, बस इनमें सब्जेक्ट के बाद नोट जोड़ दिया जाता है। ऊपर वाला जो आपने पैटर्न पढ़ा है उस पैटर्न के बाद में सिर्फ एक ही चेंजेस है, वहाँ सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब थी, यहाँ सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा और उसके बाद मेन वर्ब लिखी जाएगी। तो देखिए, डज शी नॉट राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है, यहाँ भी वाक्य आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद क्या है नोट जोड़ दिया गया है। ये एक सबसे बड़ा चेंजेस है जो कि इसमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में होता है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा WH वर्ड। WH वर्ड यानी कि देखिए आप, वॉट, वेयर, व्हेन, हाउ मैनी, हाउ मच, वेयर, इनसे स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस हैं वो WH वर्ड के सेंटेंस कहलाते हैं। इनका अपना पैटर्न होता है, जिसे जैसा कि आप देख रहे हैं, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस अगर कोई अदर वाक्य है तो ठीक है, अन्यथा क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। तो देखिए, व्हेन डज ही गो टू स्कूल। व्हेन यानी व्हेन आपका क्या हो गया, WH वर्ड। डज आपकी वही हेल्पिंग वर्ब जो ऊपर से चल रही थी, डू और डज, और ही है इसलिए हमने डज लगाया क्योंकि हमने पहले ही लिखा था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज किया जाएगा। तो व्हेन डज ही, हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी, सब्जेक्ट हो गया है ही, अब फर्स्ट फॉर्म है गो, ठीक है, इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट टू स्कूल, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वह स्कूल कब जाता है। अब WH वर्ड के सेंटेंस में भी कुछ बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, क्योंकि हमारा क्या है, हाउ मैनी और हाउ मच सेंटेंसेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब वो डिफरेंस क्या होता है, अगर आप अभी आपके पास नोट्स भी हैं, आप अच्छी से देखेंगे तो आप देखेंगे कि WH वर्ड के सेंटेंस का जो पैटर्न हमारे पास लिखा है और आपको वीडियो में भी क्लियर दिखाई दे रहा है, इसके एग्जाम्पल में आपके WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी गई है और बाद में सब्जेक्ट को लिखा गया है। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस जो हाउ मैनी या हाउ मच से स्टार्ट होते हैं या फिर विच या हुज से स्टार्ट होते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में इनके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है और बाद में हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है। जैसा कि देखिए लिखा हुआ है, नोट डाल के लिखा है आपके पास, यदि वाक्यों में हाउ मैनी, हाउ मच, विच, हुज आदि शब्द आते हैं तो इनके साथ इनसे संबंधित नाउन्स भी लिखते हैं, यानी कि पहले नाउन्स आएंगे बाद में ही हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। जैसा कि देखिए, हाउ मैनी पेंसिल्स डू दे वांट, यहाँ अगर आप देखेंगे तो हाउ मैनी के बाद पेंसिल यानी कि सब्जेक्ट जो है नाउन वो हमने पहले लिखा है, बाद में हेल्पिंग वर्ब को लिखा है, जो सॉरी नाउन को हमने पहले लिखा है। इसके साथ हम क्या लिखेंगे, पहले नाउन्स को लिखेंगे और नाउन्स के बाद हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, ठीक है। जबकि यहाँ हमने क्या किया था, पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखा था और बाद में सेंटेंस का अगला भाग लिखा था। लेकिन यहाँ जो हमें, यहाँ पर हम सबसे पहले हाउ मैनी के साथ रिलेटेड नाउन्स को लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखकर अदर सेंटेंस लिखा जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं, विच बुक डू यू वॉन्ट, कौन सी किताब तुम चाहते हो। तो इस प्रकार से इन सेंटेंसेस को पढ़ा जाता है और ये डिफरेंस इनमें होता है। तो देखिए, आज के लिए आपका टेंस के इतना ही भाग बहुत है। इससे नेक्स्ट का जो हमारा भाग इस टेंस का बचा हुआ है उसे हम चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं। ये जो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं, जिसे और कर लेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रेजेंट सिंपल में कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें ध्यान देना होता है कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आपको पहले भी बता दिया कि ऐसी चीज़ें जो कभी नहीं बदलती, उसे दर्शाने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल का ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे, द स्टार शाइन्स एट नाइट, जो तारे हैं वो रात में चमकते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो है वो ईस्ट से ही निकलता है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कभी नहीं बदलती और ना ही कभी बदली हैं। तो ऐसी चीज़ों को दिखाने के लिए भी आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया जाता है। आपको पहले ही बता दिया था कि हैबिट को, आदत को दर्शाने के लिए भी वही, कि किसी इंसान की आदत बन चुकी है कि वो हमेशा लेट आता है, जैसे कि ही ऑफन कम्स लेट, वो अक्सर देरी से आता है। या ही नेवर गोज टू ऑफिस लेट, या वो कभी अपने ऑफिस देर से नहीं जाता। यानी किसी इंसान की आदत है या तो देर करता है या वो कभी देरी नहीं करता, या कोई और आदत हो सकती है। तो आदत को दर्शाने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज़ किया जाता है। अगला है आपका परमानेंट कार्य को दर्शाने के लिए भी जो है वो प्रेजेंट सिंपल का ही यूज़ किया जाता है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है, अभी तो कुछ टाइम पहले ही, कि हम आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जो है गुलाब की महक अच्छी होती है। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम नाक से सुन रहे हों और कान से सूंघ रहे हों। तो ऐसी चीज़ें जो परमानेंट हैं, ऐसी स्थायी चीज़ों को दिखाने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल का ही यूज़ किया जाता है। और अपनी आंखों देखे हाल का वर्णन करने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे कि देखिए, व्हेन द डोर ओपन मैनी पीपल एंटर द हॉल, जब हॉल का दरवाज़ा खुला तब कई सारे लोगों ने हॉल में प्रवेश किया। तो मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा था कि दरवाज़ा खुलते ही कई लोग अंदर आए थे। तो आंखों देखे हाल को दिखाने के लिए या बताने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज़ किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। होप दैट अब आपको कोई डाउट नहीं होंगे। इससे आगे वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।